हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईओ पॉपुलर। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है और ये जो है हमारी हेडिंग्स पॉइंट्स जो हम पढ़ेंगे। फ्लक्स थ्रू सिमेट्रिक सरफेस, यानी जो रेगुलर सरफेस होता है या रेगुलर शेप में होता है उसके थ्रू जो फ्लक्स बनती है उसकी क्या वैल्यू होगी। फ्लक्स थ्रू नॉन सिमेट्रिक सरफेस, रिलेशन बिटवीन एंगल, वेक्टर एरिया एंड प्लेन सरफेस टू फ्लक्स, यानी फ्लक्स जो है एरिया यानी वेक्टर एरिया, एंगल और प्लेन सरफेस से जो है कैसे चेंज होगा। यूनिट ऑफ फ्लक्स, प्रॉब्लम्स ऑन फ्लक्स ड्यू टू प्लेन सिमेट्री, यानी प्लेन सिमेट्री के तहत फ्लक्स क्या होगा। ये जो है हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे थ्रू आवर वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है। फ्लक्स की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया केप्ट नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इसको आप ऐसे समझें कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यानी ये जो एक सपोज़ करो पॉइंट चार्ज हम यहाँ पर रख रहे हैं तो वो फील्ड क्रिएट करेगी। सही है। अब फील्ड करेगी तो सपोज़ करो क्या इसको लाइंस को हम जूम करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये लाइंस यहाँ से जा रही हैं। सही है। अब इन पर हम कोई भी चीज़ नॉर्मल रख दें, उसमें से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जाएंगी दैट इज़ नोन एज फ्लक्स। और दूसरी जो है लैंग्वेज में आप इसे बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। सही है। एंड कॉस ऑफ थीटा एंगल बिटवीन देम। सही है। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा इसको क्लियर कर दूं। सही है। अब फिर से मैं इसको डेफिनेशन को रिपीट करता हूं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया केप्ट नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही होंगी लाइक दिस। सही है। अब उनके सामने हमने कोई भी परपेंडिकुलर रख दिया। अब ये जो लाइंस इसमें से गुजरी, सही है, दैट इज़ नोन एज फ्लक्स। दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। सही है। अब इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर, ये जो है फाई, इसको हम फाई बोलते हैं। सही है। इट इज़ डिनोटेड विद फाई एंड इट्स यूनिट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सही है। अब इसका आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट रखोगे दैट इज़ आप जो है इससे फाइंड करोगे KQ/R स्क्वायर। सही है। एंड एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इससे आप जो है आसानी से इसको निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये बात आपको अपने जहन में रख देनी है कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी होती है और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और इवन जो है ये ज़ीरो भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। तो मैं आपको बताऊंगा ये ज़ीरो कैसे होगी, कब होगी, इसकी जो डिफरेंट केसेस हैं वो आपको बताऊंगा ताकि जो है आप इजीली कैलकुलेट कर सकोगे। और मैं गारंटी देता हूं कि इससे रिलेटेड, फार्मूला से रिलेटेड या जो आपको कन्फ्यूजन होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। अब ये देखो, ये मैंने आपको समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब यहाँ देखो बीच में ये जो है पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर जो, अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है अपने सर्किल में। सही है। ये इसकी पूरी फील्ड है। यहाँ पर देखो ये जो है ये एक सरफेस है। सही है। सरफेस बोल सकते हो आप इसको या प्लेन बोल सकते हो। अब ये एक दूसरा सरफेस है, ये 1 और ये 2। अब देखो यहाँ पर जो ये लाइंस हैं ये ज़्यादा थिक हैं और यहाँ पर जो ये लाइंस हैं ये थिन हैं। तो इससे ये आपको ये समझना है कि फ्लक्स जो मैंने आपको बताया था E/A, या जहाँ पर लाइंस ज़्यादा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा है, फील्ड जो है ज़्यादा है। अब फील्ड ज़्यादा होगी तो जब ये वेक्टर एरिया से मल्टीप्लाई करेगा तो इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, यानी A का वैल्यू ज़्यादा आएगा। और फ्लक्स का जो B का वैल्यू है वहाँ पर फील्ड थोड़ी कम है तो इसका वैल्यू जो है वो थोड़ा लेस आएगा, यानी कम आएगा। तो इस वजह से आपको ये बात याद रख लेनी है कि जब भी जो है, अब देखो कंसीडर 2 स्मॉल रेक्टेंगुलर एरिया एलिमेंट्स प्लेस नॉर्मल टू द फील्ड्स एट रीजन A एंड B, जैसे कि हमने पिछले जो है
स्लाइड में देखा कि एक प्लेन रख रहे हैं थोड़ा नज़दीक और दूसरा उससे थोड़ा दूर। इवन दो दीज एलिमेंट्स हैव सेम एरिया, यानी इन दोनों की एरिया सेम है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग द एलिमेंट इन रीजन ए, यानी ए से जो लाइन्स क्रॉस कर रही हैं वो ज़्यादा हैं देन दैट क्रॉसिंग द एलिमेंट इन द रीजन बी, और बी से जो लाइन्स क्रॉस कर रही हैं वो कम है। देयर फोर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन रीजन ए इज़ मोर, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ए के दरमियान वो ज़्यादा है एंड रीजन बी में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कम है। अब ये जो थर्ड लास्ट पॉइंट है, ये द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ पॉइंट चार्जेस डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज, यानी ये बात आपको याद कर लेनी है कि अगर आपसे जो है पूछे कि फ्लक्स अगर हम जा रहे हैं ए पर या बी पर डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी, तो आप देखो फ्लक्स का फार्मूला क्या है, ई इंटू ए। सही है। अब आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर इन दोनों का एरिया सेम है, कंडीशन गिवन हो कि इन दोनों का एरिया सेम है, तो अगर इलेक्ट्रिक एरिया सेम हो और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है तो आपको फार्मूला याद है के क्यू अपान आर स्क्वायर। अब जैसे आप रेडियस को बढ़ाते जाओगे, यानी यहाँ पर जो है फील्ड कम, यानी यहाँ पर फील्ड ज़्यादा एज़ कम्पेयर, अगर यहाँ पे देखोगे अगर दिस पॉइंट इज़ बी, यहाँ पर ए, तो अब ये देखो ये पॉइंट यहाँ से दूर है यानी रेडियस इसका ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो फील्ड होगी वो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। यानी जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, एज अ रिज़ल्ट फील्ड कम होगी, तो E इंटू ए इनका जो प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगा। तो इसकी तरह से इसके जो इसी तरीके से आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब देखो फ्लक्स थ्रो अ स्फीयर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज सपोज़ करो ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसकी फील्ड आउटवर्ड है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज होगी। अब यहाँ पे बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ पॉइंट चार्ज, ये जो फील्ड है ये शो कर रहा है इसके अराउंड। 10 फ्लक्स ऑन सरफेस, फ्लक्स मैंने बताया कि ई इंटू एरिया, सही है, ई इंटू एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला के क्यू अपान आर स्क्वायर, ये जो चीज़ है ये टर्म ये के बराबर है के क्यू अपान आर स्क्वायर, सही है, के क्यू अपान आर स्क्वायर। अब के की जगह पर वैल्यू पुट कर दिया है 1/4πε0। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो के की डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है पिछली, तो आप वो जो है आसानी से देख सकते हो। और अब फ्लक्स देखो, फ्लक्स इज़ ई इंटू ए, सही है। अब ई की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जो है ई की है ये हमने यहाँ पुट कर दी, सही है, ई की पूरी जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पुट कर दी। और एरिया जब भी आप पॉइंट चार्ज स्फीयर का एरिया आ जाए 4πr स्क्वायर, सही है, ये इसका एरिया है स्फीयर का, एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4πr स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की हम फ्लक्स थ्रो स्फीयर फाइंड कर रहे हैं, इस वजह से एरिया इसी का रखना है जो इक्वल है 4πr स्क्वायर, सही है। अब ये देखो यहाँ पर जो है ये क्या गिवन है फ्लक्स। अब आप इसको कैंसिल कर दो, जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ये 4 के पाई में कट गया, ये आर स्क्वायर में कट गया, तो यहाँ पर देखो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ ये जो टर्म्स है ये बच रहे हैं, रो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यही जो है हमारा वैल्यू फ्लक्स थ्रो स्फीयर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज का जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा। और ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि गाउस लॉ इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू, तो इसको आप बोल सकते हो फ्लक्स थ्रो अ स्फीयर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि गाउस लॉ इसके इक्वल होता है, जो मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। अब ये देखो गाउस लॉ होता क्या है। गाउस लॉ, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये से ऐसे सरफेस इनके अगर चार्ज स्टोर हो इनसाइड, तो इनसे फ्लक्स फाइंड करने में हमें डिफ़िकल्टी होती थी, तो इस वजह से गाउस लॉ आया जिसने हमें बताया कि कोई भी चार्ज हो उसके इर्द गिर्द अगर जो है आप रेगुलर सरफेस ना हो तो उसके अंदर चौगिर्द आप थ्री डायमेंशनल एक सरफेस सपोज़ करोगे, सही है, और उसको न्यूमरस पार्ट्स में डिवाइड करोगे, यानी इनफाइनाइट पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करोगे सरफेस को, जो ईच बराबर, यानी हर एक को आप नाम दोगे डेल्टा ए, सही है। अब हर एक में से फील्ड जो है वो सेम आएगी अप्रॉक्सीमेटली। तो इसने कहा कि गाउस लॉ ने कहा कि फ्लक्स थ्रो एनी सरफेस इज़ इक्वल्स टू
1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। ये गाउस लॉ की डेफिनेशन बनी। कैसे कि फ्लक्स थ्रू एनी इंटायर सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 चार्ज इनक्लोज। ε0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻12 और ये Q जो है ये चार्ज है और इसका जो है फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये है गाउस लॉ। तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये 3D जो है सरफेस हम सपोज करते हैं और इरेगुलरिटी को अवॉइड करने के लिए गाउस लॉ दिया गया था, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी फाइंड करने में हमें जो हेल्प करता है वो गाउस लॉ करता है। यानी जिस भी शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी हो तो वहाँ पर हम हाइपोथेटिकल सरफेस सपोज कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो फील्ड या फ्लक्स फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ गाउस लॉ। सही है। अब यहाँ पर बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूनिफॉर्म और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ स्पेस। यानी अगर कोई रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट का जो है आप कैसे पहचानोगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो डिस्पर्स नहीं होगी। यहाँ पर तो मुझसे सही नहीं बन रही, लेकिन जो कंप्यूटराइज बनी होंगी उसको आप सपोज करोगे कि ये यहाँ पर उनके दरमियान में जो गैप है वो इक्वल हो और जो है लेंथ उनकी सारी एरोज़ की जो है इक्वल हो, तो आप सपोज करोगे यहाँ पर फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। अब बोल रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोज करो और चूज़ करो नॉर्मल एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। जैसे मैंने यहाँ पर बनाई है, देखो कि यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो है इस पूरे ये जो रीजन है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। आगे बढ़ने से फील्ड वेरी कर रही है, उस बात को छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर जो है बेसिकली ये फील्ड यूनिफॉर्म है। यहाँ आप इसमें देख सकते हो ये वाला जो है ये वाला पोर्शन, जैसे यहाँ पर ये देखो ये यहाँ पर फील्ड जो है यूनिफॉर्म है। सही है। और ये देखो द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यहाँ पर आपको फील्ड मिली हो तो यहाँ पर जो आप सरफेस रखोगे ना, तो वेक्टर एरिया जो है, जैसे कि अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पर परपेंडिकुलर रखूँ तो वेक्टर एरिया क्या होता है, वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। सही है। एक वेक्टर का नाम है वेक्टर एरिया। वैसे ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये हमें डायरेक्शन डिटरमिन करता है। इस वजह से हम इसको प्लेन के जो परपेंडिकुलर चीज़ होती है इसको हम सपोज करेंगे कि ये जो है प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, एंड इसको हम वेक्टर एरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायरेक्शन जो है और फ्लक्स के वैल्यू को चेंज करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। सही है। तो अब देखो कि अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, सरफेस वेक्टर एरिया नहीं बोल रहा हूँ सरफेस, ये जो सरफेस है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में जो एंगल है दैट इज़ ज़ीरो। फिर से बोल रहा हूँ, सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस जब परपेंडिकुलर होंगे तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में एंगल जो होगी वो 0 डिग्री होगी, जिसकी वजह से फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि इसका फार्मूला जो है दैट इज़ इक्वल्स टू E a cos ऑफ थीटा। क्योंकि cos 0 बराबर 1 होता है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी E × a। और एक बात याद रख लो कि जब यहाँ पर देखो मैंने बताया कि ये जो चीज़ है जब सरफेस इसके पैरेलल होगा, यानी वेक्टर एरिया, यहाँ आपको इसे बोल दे कि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, या वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। क्योंकि सरफेस जब यहाँ पर देखो सरफेस जब इसके पैरेलल हो रहा है तो नॉर्मल जो इसका वेक्टर एरिया है वो इसके परपेंडिकुलर बन रहा है। जब इसके परपेंडिकुलर बन रहा है तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो कम हो रही है, क्योंकि E × a cos ऑफ थीटा। cos थीटा जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान में है, सरफेस के दरमियान में नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान में कितनी एंगल है ये जो है आपको डिटरमिन करना है खुद।
अगर मैं कोई आपको ऐसे बोल दे कि सरफेस परपेंडिकुलर है, सरफेस परपेंडिकुलर का मकसद है एरिया पैरेलल, एरिया पैरेलल का मतलब है सरफेस परपेंडिकुलर, सही है। तो इसके हिसाब से आपको ये फाइंड करना है फ्लक्स अगर किसी एंगल पर मिली हो तो आपको ये कॉस ऑफ थीटा फार्मूला लगाना है। जहाँ पर ये अब देखो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगल साइड्स ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर केप्ट इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम। तो एंगल थीटा है 60, यानी 60 डिग्री मिली हुई है। सपोज थीटा बिकम्स 0, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? पहले एंगल 60 मिली हुई है, बाद में उसको 0 डिग्री किया तो फ्लक्स अब पूछ सकता है कि अभी तो वैल्यू पूछा है इसने, लेकिन ऐसे भी पूछ सकता है कि फ्लक्स क्या इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो देखो कि 60 से 0 आया है, तो 0 पे जो होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी कि 60 पर जो है फ्लक्स कम होगी, 0 पर ज़्यादा होगी, सही है। अब इसका जो है सॉल्यूशन देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू ए कास ऑफ थीटा, सही है। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सही है। लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में मिला हुआ था पिछला, देख सकते हो आप कि ये जो है सेंटीमीटर्स में मिला हुआ है, इसको हमें कैलकुलेट करना है किस में, मीटर्स में। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, इसको भी। तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 100 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 10,000 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁴, सही है। फिर से थोड़ा बता दूं जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है, ये देखो ये बन जाएगा इससे, सही है 10,000, क्योंकि इन दोनों को कन्वर्ट करना है 5 इंटू 10, इनको मीटर में कन्वर्ट करना है, दोनों को 100 से डिवाइड कर देंगे। अब ये सारे जो है नीचे ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, सही है। तो 5 इंटू 10 इंटू 10⁻⁴, ये जो यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है ई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, सही है। और कास ऑफ 60 डिग्री पहले ये फाइंड करोगे तो 0.25 जो है इसका वैल्यू आया, जब इसके दरमियान में एंगल 0.25 थी। अब देखो 0 डिग्री के लिए सिंपल सारों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उसका वैल्यू जो है 1 होता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 0.5। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितनी चेंज आई, तो चेंज किसके बराबर होती है, फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल, या फ्लक्स 2 माइनस फ्लक्स 1। बाद में कितनी आई 0.5, पहले कितनी थी 0.25, इसको माइनस करेंगे तो हमें चेंज मिल जाएगी, सही है। अब यहाँ पर देखो प्लेनर सिमेट्री की वजह से फ्लक्स कितनी होती है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, फिर जो है हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ये जो मैंने सारे जो पॉइंट्स शुरू में बताए थे वो मैंने सारे डिस्कस किए हैं। आप ये मत समझना क्योंकि हेडिंग नहीं दी हुई है किन किन टॉपिक्स की, तो आप ये समझो कि जो है टॉपिक्स मिस कर दिए या कुछ मिस कर दिया, सारा जो है डिटेल्स इसमें लेक्चर्स में पड़ी हुई हैं। अब प्लेनर सिमेट्री की वजह से क्या है, प्लेनर सिमेट्री की वजह से टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गाउसेस लॉ। यहाँ पर अब देखो गाउसेस लॉ सपोज करें, वी अज्यूम अ गाउसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ राइट सिलेंडर। अब ये जो सिलेंडर है ये हमने गाउसियन सरफेस सपोज किया है कि ये एक इनफाइनाइट शीट है जिस पर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वहाँ पर हमने एक सिलेंडर सपोज किया है जो इससे क्रॉस कर रहे आ रहा है, सही है। ये ए उसकी एरिया है एंड हाइट इज़ 2r, सही है। chosen to cut through a planar perpendicularly because electric field is perpendicular to plane। अब देखो यहाँ पर फील्ड जो है ऊपर नहीं जा रही, यहाँ पर फील्ड ऐसे है, यानी परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू शीट या सरफेस, सही है। अब फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, ये बात अपने दिमाग में रख दो, सही है। फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा, ई इंटू ए। अब देखो कि फ्लक्स हमें थ्रू इंटायर सरफेस यानी सारे सरफेस से फाइंड करनी है, लेकिन हम जो है सारे सरफेस से फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि दो रीजन से फ्लक्स 0 हो जाएगी। अब देखो कैसे, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, यहाँ से जो फ्लक्स बनेगी क्योंकि ये जो है सरफेस ये इस फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, इस शीट के क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि तो फिर इसका वेक्टर एरिया कहाँ पर बनेगा, इसका वेक्टर एरिया इसके साथ पैरेलल बनेगा, सही है। लेकिन ये जो सरफेस है ये ऊपर वाला है, इसका जो सरकमफ्रेंस वो इसके क्या है, पैरेलल, सही है, वो इससे पैरेलल है, तो वो इससे इसके साथ जो एंगल बनाएगा दैट विल बी 90 डिग्री, क्योंकि वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, सही है। तो उस हिसाब से हमारी ये जो दो रीजन से ये कैंसिल हो जाएंगी, और ई यहाँ पर जो फ्लक्स है वो ई इंटू ए, और यहाँ पर ई इंटू ए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, सही है। ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ई ए प्लस ई ए, तो ये बन जाएगा 2 ई ए, सही है। अब 2 ई ए को इक्वल कर दो आप
1/ε0 के, तो यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ρ/2ε0। यहाँ पर ये जो है रो, ये डेंसिटी है, डेंसिटी जो है चार्ज अपान एरिया के बराबर, चार्ज डेंसिटी इसको आप बोल सकते हो। सही है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।